नमस्कार बच्चों, आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी पिछली कक्षा में जो हमारी किस पर आधारित थी, बीजगणितीय अवधारणा पर आधारित थी, उसमें जो भी गृह कार्य मैंने आपको दिया था वो सारा आपने कर लिया होगा और प्रतिदिन आप लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, अब तक हमने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में जो सीखा था वो क्या था? जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। और वो अक्षर संख्या और बीज क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? ये अक्षर संख्याएं होती हैं। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है वो चर कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता वो अचर कहलाती हैं। संख्याओं और अक्षर संख्याओं की मूल संक्रियाओं के बारे में हमने जाना था। अब आज की कक्षा आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है? एक छड़ है। आपके सामने ये एक छड़ है और इस छड़ को हमने दो रंग में विभाजित किया है। एक है जिसमें एक पिंक कलर है और एक में येलो कलर है। तो देखिए, इस पूरी छड़ की लंबाई हमें बतानी है, लेकिन हमें क्या क्या चीजें पता है? हमें पता है कि जो हमारा ये पिंक कलर वाला भाग है वो कितना है? वो है x सेंटीमीटर। कितना है? x सेंटीमीटर। और जो पीले वाला भाग है वो है 5 सेंटीमीटर। और अब हमें क्या करना है? इसकी टोटल लंबाई बता देनी है। तो बच्चों, हम क्या करते थे? अगर हमें ये x की जगह कोई नंबर होता तो हम क्या करते? फटाफट इन दोनों को उठाते और एक जगह जोड़कर बता देते। लेकिन अब क्या है? अक्षर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इनको भी जोड़ देंगे। तो इस छड़ की लंबाई क्या होगी? x प्लस 5 सेंटीमीटर। x प्लस 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, आपको एक पेन दिखाई दे रहा है, जैसा कि मेरे हाथ में भी है। देखिए, मैं आपको अभी दिखाती हूं। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 कलर का है और मुझे इसकी लंबाई बतानी है। कैसे बतानी है? इसकी जो टोटल लंबाई है उसमें से कौन सी लंबाई हमें कम कर देनी है? जो ढक्कन को छोड़ के की गई है। पूरी लंबाई हमारी कितनी है? पूरी लंबाई हमने दी है x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि ये जो मेरा पेन है ये x सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये पूरा पेन x सेंटीमीटर का है। और अगर मैं ये वाला पार्ट अगर हटा दूं और ये जो ग्रीन पार्ट है तो ये कितना है? ये मैंने बताया ये है 12 सेंटीमीटर। तो बाकी का बचा हुआ पार्ट कितना होगा? सोचिए, हमें पूरी लंबाई बता दी और उसका कुछ हिस्सा पता चल गया है। तो अब हम बाकी के बचे हुए हिस्से को जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। बिल्कुल सही। तो देखिए, हमने क्या किया है? पूरी लंबाई में से 12 सेंटीमीटर घटा दिया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ढक्कन की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे x माइनस 12। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? देखो, मेरे हाथ में भी आप लोगों को दिख रही है। क्या है? एक इरेजर। इसका काम हम बखूबी अपनी क्लास में करते हैं। जब कुछ गलतियां होती हैं तो यही तो काम आती है उसको मिटाने के लिए। तो देखिए, एक रबड़ जिसका मूल्य कितना है? 2 रुपए है। कितना है इस रबड़ का मूल्य? 2 रुपए है। और हमें ऐसी कितनी रबड़ चाहिए? x रबड़ चाहिए। तो उनका मूल्य कितना होगा? तो बच्चों, एक रबड़ का मूल्य है कितना? 2 रुपए। और x का कितना होगा? अगर कोई संख्या होती तो हम क्या करते? सोचिए सोचिए, गुणा कर देते। बिल्कुल सही। यहां भी हम वही करेंगे। तो हमारी x रबड़ का मूल्य भी कितना हो जाएगा? 2x रुपए हो जाएगा। बिल्कुल सही।
आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक आयत बना हुआ है और इस आयत की जो लंबाई है वो क्या है, x सेंटीमीटर। पूरे आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है और ये कितने खानों में विभाजित है, 4 में। देखिए 1 2 3 4, 4 में बटा हुआ है और हमें एक खाने की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा x बटे 4। x में 4 से भाग देने पर हमें क्या पता चल जाएगा, आयत के प्रत्येक भाग की लंबाई हमें पता चल जाएगी। ये जो हमने बांटा है, इसकी लंबाई, इन सब की हमें लंबाइयां पता चल जाएंगी अलग अलग। तो हमने क्या जाना यहाँ पर, कोई चर, ध्यान दीजिएगा, कोई चर या अचर संख्या, वो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। चर क्या होते हैं, जो जिनका मान बदलता रहता है, और अचर क्या होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता। तो कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ये जो अभी हमने सारी प्रक्रियाएं दिखाई हैं, तो ये सब क्या थे, हमारे बीजीय व्यंजक थे। हमने अभी क्या जाना कि बीजीय व्यंजक कैसे होते हैं, उसमें चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं और उनके साथ चिन्ह भी लगे होते हैं। तो अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे व्यंजकों के पद के बारे में। देखिए बच्चों, किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इसके गुणनफल या भागफल को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे इसको अब हम बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने ये क्या लिखा है, एक व्यंजक लिखा हुआ है आपके सामने। क्या है, 5x² प्लस 7xy माइनस 1। ये क्या है, एक व्यंजक है। अच्छा बच्चों, आप मुझे बता सकते हो कि इस व्यंजक में चर कौन है और अचर कौन है? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। इसमें x और y दोनों क्या हैं, चर हैं, और 5, 7 और -1 क्या हैं, अचर हैं, क्योंकि वो कभी भी उनका मान परिवर्तित नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज पे और ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो हमारा व्यंजक था, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? देखिए, एक पार्ट तो ये है 5x², फिर इसमें दूसरा जोड़ दिया गया 7xy, फिर एक और जोड़ दिया गया -1, तब ये व्यंजक बना। अर्थात ये किस किस से मिलके बना है, 5x², 7xy और -1 के योग से ये मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, जो ये 5x² और 7xy और -1 के योग से जिनसे ये मिलकर बना है, ये क्या है बच्चों? ये ही हमारे पद हैं, यही हमारे व्यंजक के पद हैं। और अगर हम इसको और छोटा करें थोड़ा, तो हम देखेंगे कि ये आगे भी कैसे टूट जाते हैं। देखिए, 5x², अगर मैं इसको खोलूं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 5x के ऊपर कितना लिखा हुआ है बच्चों, 2x²। तो x भी कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। देखिए, 1 और 2, तो हमें 5x² से क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, 5 गुणा x गुणा x। इसी तरीके से ये संख्या है हमारे पास 7xy। अब इसको भी अगर हम थोड़ा सा खोलें तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है, 7 गुणा x गुणा y, ये हमें मिलेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने देखा कि ये जो व्यंजक था, हमारा पूरा व्यंजक था, वो किस किस से मिलकर बना है, 5x², 7xy और -1 के योगफल से बना है। और ये व्यंजकों के खंड होते हैं, या इनको हम क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं। हम इनको कह सकते हैं कि ये व्यंजक का खंड था, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस मूल व्यंजक के पद हैं। आइए एक और उदाहरण हम करके देखते हैं। आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, 5p² माइनस 4pq² प्लस 7। ये एक व्यंजक है। तो ये किस किस पद से मिलके बना है, लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इसमें एक पहला पद है वो है 5p²
क्यू, एक पद ये हुआ, दूसरा पद है -4p क्यू स्क्वायर, और एक जो तीसरा पद है वो है 7। ये इन 3 पदों से मिलकर बना है। हम इसको भी इसी तरीके से आगे खोल सकते हैं, तो उसको अभी आगे देखेंगे। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल। हमने क्या जाना? हमने पहले जाना कि व्यंजक क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्या जाना बच्चों? हमने जाना उस व्यंजक के पद क्या होते हैं। अब हम जानेंगे पद के गुणनखंड के बारे में, कि जो हमें पद मिला है अगर हमें उसके गुणनखंड करने हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास क्या व्यंजक था? ये था 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। ये हमारा व्यंजक था, और इसके जो मूल पद हैं वो क्या क्या हैं? 5x स्क्वायर, 7xy और माइनस 1। ये इसके मूल पद हैं। अब ये एक हम पद ले लेते हैं, क्या? 5x स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो ये किस किस से मिलकर बना है? देखिए, 5x और x से मिलकर ये बना है, अर्थात 5x और x का गुणनफल है क्या? 5x स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां हम देख लेते हैं 5x स्क्वायर 5x और x का क्या है? गुणनफल है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5x और 5x और x 5x स्क्वायर के गुणनखंड हैं। आई बात समझ में आपको? एक उदाहरण और करें? बहुत बढ़िया। देखिए, अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हमने ये दूसरा व्यंजक लिख दिया। ये व्यंजक क्या है? 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर प्लस 7 के मूल पद अब हमें निकालने हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं मूल पद क्या क्या होते हैं, जिनसे मिलकर वो व्यंजक बना होता है। तो क्या क्या है? 5p स्क्वायर क्यू, 4p क्यू स्क्वायर और 7। यही है ना? हाँ, बहुत अच्छे। तो 5p स्क्वायर क्यू, 5p और p और q क्या है? इनका गुणनफल है ना? इनका गुणनफल ही तो है। और अगर हम ऐसे कहें कि 5p p और q 5p स्क्वायर q के गुणनखंड हैं। आप समझ गए ना? बिल्कुल सही। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक पेड़ आरेख के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने 2 व्यंजक लिए थे। पहला व्यंजक है हमारा ये, और दूसरा व्यंजक है हमारा ये। हम क्या करेंगे, जितना अब तक हमने पढ़ा है पहली स्लाइड से लेके अब तक, उसका ये रिवीजन है एक तरीके से। तो ये जो हमारा एक व्यंजक है, हमने इसको लिख लिया 5p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर प्लस 7। ठीक इसी तरीके से हमने दूसरा व्यंजक भी लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम अपने व्यंजक को छोटे छोटे पद में तोड़ लेते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये देखिए, एक पद इसका ये हुआ 5p स्क्वायर क्यू, दूसरा हुआ माइनस 4p क्यू स्क्वायर, और तीसरा हुआ 7। हमने 3 पद में तोड़ लिया। ठीक इसी तरीके से इसको भी कर लेते हैं 5x स्क्वायर 7xy माइनस 1। इसको भी हमने 3 हिस्सों में तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है? ये जो हमने अभी पद निकाले हैं, इन पद के हमें गुणनखंड करने हैं। तो 5p स्क्वायर क्यू के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। देखिए, 5p स्क्वायर तो कितने p आएंगे? बिल्कुल सही, 2। तो p और q ठीक इसी तरीके से माइनस 4p क्यू स्क्वायर का माइनस 4p क्यू, इसके भी हमने गुणनखंड कर दिए, और 7 तो ऑलरेडी हो ही रखा है। तो देखा आपने, इस व्यंजक का हमने गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए हैं। अब दूसरे का देखते हैं। यहां हमने ये व्यंजक लिया था, इसके हमने ये छोटे छोटे पदों में इसको बांट लिया, जितने से ये मिलकर बना था।
अब इसके बाद में हमने इन पदों के भी क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, 5x स्क्वायर है तो x कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 7x और y, ये हमारे इसके क्या हो गए, हमारे इसके गुणनखंड हो गए। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हमने अभी क्या किए थे, पद के गुणनखंड किए थे। अब हम जानेंगे पद के गुणांक के बारे में, वो क्या होता है। अब तक हमने जाना कि गुणनखंड संख्यात्मक एवं बीजीय हो सकते हैं। भाई गुणनखंड अभी हमने पीछे भी किया था, उसमें 7 भी था, p भी था, q भी था। वो संख्यात्मक भी हो सकता है और बीजीय भी हो सकता है। तो इस संख्यात्मक गुणनखंड को शेष बीजीय पद का गुणांक कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए मैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूं। जैसे 5xy, मैंने एक उदाहरण लिया 5xy, इसमें xy का गुणांक, ये जो 5xy है इसमें इस xy का गुणांक क्या है, 5 है। xy के आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, 5 लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से 7xy हमने यहां पर एक उदाहरण लिया, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूं मुझे xyz का आप लोग गुणांक बताओ, xyz का गुणांक क्या है, तो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है इसके आगे, बिल्कुल सही 7 लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका गुणांक, 7 होगा। ठीक इसी तरीके से -8xy स्क्वायर का गुणांक में अगर हम xy स्क्वायर का गुणांक निकालें तो आइए कर लेते हैं। हमारे पास क्या पद है, -8xy स्क्वायर, और हमें किसका गुणांक निकालना है, xy स्क्वायर का। तो यहां पर देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्या बचता है, बिल्कुल सही -8, ये होगा इसका गुणांक। लेकिन बच्चों कभी कभी हमने क्या देखा है, अभी तो हमने क्या किया है कि बीजीय जो हमारी संख्याएं थी उनके हमने गुणांक पूछ लिए और आपने बता दिए। लेकिन मैं ऐसे भी तो पूछ सकती हूं कि बच्चों बताओ 7x का गुणांक क्या होगा, 7xyz में 7x का गुणांक क्या होगा, तो 7x का गुणांक क्या होगा, का गुणांक क्या होगा बच्चों, yz। ये हम कब करते हैं, जब हम व्यापक रूप से इसको किया जाता है तब हम इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। तो कभी कभी गुणांक का प्रयोग कैसे किया जाता है, व्यापक रूप में किया जाता है। जैसे 5xy का ही ले लीजिए, इसका भी एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि मैं कहूं कि यहाँ पर जो 5xy था इसमें y का गुणांक क्या हो गया, तो y का क्या होगा, 5x होगा। x का गुणांक क्या होगा, 5y होगा। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं बच जाती हैं वो उसकी गुणांक हो जाती हैं। अब हम सजातीय पद के बारे में जानेंगे। सजातीय पद क्या होते हैं, तो जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बीजीय गुणनखंड बोला है। बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं वो पद क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं, ठीक है। उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। उनके आगे जो संख्यात्मक गुणांक लिखे होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके बीजीय गुणनखंड आपस में एक जैसे होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, हमारे सजातीय पद होंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2xy, -3x, 5xy और -4। हमें इनमें से छांटना है और बताना है कि इसमें कौन कौन सजातीय पद हैं। तो देखिए सजातीय पद, मैं इसको ले लेती हूं 2xy और देखती हूं कि क्या इसमें कोई एक और ऐसा पद है जिसमें xy आ रहा हो। बिल्कुल सही, क्या आ रहा है हमारे पास, 5xy। तो 2xy और 5xy हमारे क्या हैं, सजातीय पद हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक गतिविधि कराना चाहती हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोगों के सामने ये कुछ कार्ड हैं, आप देख पा रहे हैं, जिसमें मैंने सभी तरह की जो है संख्याएं लिखी हुई हैं, जिसमें 1 चर है, 2 चर है और हमारी संख्याएं भी हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इन कार्ड्स को उठाना है और सजातीय पद ढूंढना है और आप लोग मेरी मदद करेंगे उसको फिर हम
चिपकाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ये है बोर्ड और मैं क्या करूंगी, सजातीय पद उठाऊंगी और यहाँ लगाऊंगी। तो आप बताइएगा कि मैंने ठीक किया है या नहीं। शुरू करें। बिल्कुल सही। तो देखिए बच्चों, ये मैंने एक लिया और ये है 5xy, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, मैंने 5xy लगाया, मुझे सजातीय पद ही चाहिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, सजातीय पद के लिए क्या ढूंढना होगा, जिसमें xy हो। अच्छा, क्या मैं ये ले लूं? क्या मैं इसको ले सकती हूं? हाँ, नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो इसमें तो xy है ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ढूंढना होगा xy। ठीक है, चलिए अब हम ये ले लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा ये हुआ 2xy, दोनों एक जैसे हैं, xy xy। एक और हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से। ओके, चलिए ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये हमने यहां पर लगा दिया। तो हमने क्या किया है, अभी हमने सारे सजातीय पद उसमें से ढूंढे और यहां पर लगा दिए। ऐसे ही आप भी अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विजातीय पद, हमने सजातीय पद जान लिए, अब हमें जानना है विजातीय पद के बारे में। जिन पदों की बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें विजातीय पद या असमान पद कहते हैं। जैसे कि हमने अभी किया था, उसी का ठीक उल्टा करना है। जैसे यहां पर फिर से देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है, 2xy, 3x, -3x, 5xy और -4। ये कुछ पद हैं, हमने इनमें से छांटने हैं क्या, विजातीय पद। तो चलिए एक ले लेते हैं, 2xy, वो हमने लिया। तो दूसरा विजातीय पद क्या होगा, क्या 5xy ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो फिर सजातीय पद हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, हमने ले लिया है -3x। ये हुआ हमारा विजातीय पद। अब इसको भी करने के लिए हम करते हैं फिर से अपनी वही गतिविधि। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपके सामने देखिए फिर से ये कार्ड हुए हैं। हमें क्या करना है, इन कार्ड में से सब कुछ छांटना है और एक एक को उठा के अपने उस पे चिपकाना है। तो शुरू करें। जी हाँ, शुरू करते हैं। देखिए मेरे हाथ में है बोर्ड और मुझे क्या लेना है, विजातीय पद लेने हैं। तो चलिए लेते हैं और कोई भी एक उठा लेते हैं, क्योंकि हमें तो फिर इसी से सब कुछ मैच करना होगा। तो हमने लिया 13x, ये हमने ले लिया। अब हमें एक और विजातीय पद चाहिए, तो क्या ले सकते हैं हम? ठीक है, इसको ले लेते हैं, y²। एक हमने ये ले लिया, और भी हम कुछ ले सकते हैं क्या भाई? ठीक है, चलिए एक हमने ले लिया 7xy और एक हमने ले लिया 6a। देखो बच्चों, मजा आया ना? कितना आसान है सजातीय और विजातीय पद को छांटना और उनकी पहचान करना। इसी तरीके से आप भी अपनी कक्षा में करेंगे। मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास ली होगी। ये आपका गृह कार्य है, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। इसमें आप पद बताएंगे कि ये कितने पदीय हैं, सजातीय विजातीय आप बताएंगे कि ये कैसे हैं। इसके अलावा भी आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 125, 126 और 127 पर अभ्यास 6A, 6B, 6C दिए हुए हैं, उनको भी आप हल करेंगे। और इसके बाद अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, हर रोज कुछ नया सीखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।